हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। अब इस कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम दो पॉइंट पर निकाल सकते हैं, एक तो सेंटर पर और एक कोई पॉइंट हो जो कि उसके एक्सिस पर लाई करे। जैसे अगर ये कॉइल है, एक तो इसके सेंटर पर, दूसरा ये इसका एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर कहीं भी मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P आपने चूज कर लिया, उस पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे ये कॉइल है या तो इसके सेंटर पर या ये इसकी क्या है, एक्सिस है, तो यह एक्सिस पे कोई भी पॉइंट P ले लो वहां पर। तो हम पहले सेंटर पर कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पार्ट ए करेंगे, एट सेंटर ऑफ कॉइल। एट सेंटर ऑफ कॉइल। ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉइल चूज करेंगे। ये कॉइल है, मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसमें इसका रेडियस a है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ लगाने के लिए करंट एलिमेंट dl चूज करना पड़ेगा और करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और ये सेंटर P मान लेते हैं हम। तो वेक्टर R क्या होता है, dl से पॉइंट P की तरफ वेक्टर R होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये रेडियस होगी a। और ये क्या होगा, dl और R के बीच में ये एंगल होगा, ये 90 होगा। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल is always perpendicular to its radius. Circumference of a circle is always perpendicular to its radius. ओके, तो हम इसके बारे में लिखेंगे पहले। कंसीडर ए लूप ऑफ रेडियस a कैरिंग करंट I. कंसीडर a loop of radius a carrying current I. P is center of coil. P is center of coil. Okay. To calculate field at P, choose a current element dl. To calculate magnetic field at P, magnetic field at P, choose a current element dl. ओके, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, तो वही आप डायरेक्शन लेंगे। तो अब हम बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करेंगे। और ये जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री है बिटवीन वेक्टर dl एंड वेक्टर r। ओके, तो बायोट-सैवर्ट लॉ, magnetic field at P due to current element is field at P
ड्यू टू dl is dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin थीटा बाय आर स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला होता है। थीटा क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 बाय आर की वैल्यू क्या है, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए है, तो डिवाइड बाय ए स्क्वेयर हो जाएगा। आर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, रेडियस के इक्वल है, तो म्यू नॉट आई डी एल साइन 91 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वेयर, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वेयर इंटू डी एल। अब ये तो सिर्फ एक करंट एलिमेंट की वजह से है। ड्यू टू द कंप्लीट लूप क्या होगा, तो फील्ड एट पी, जब मैं लिखता हूं फील्ड इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। फील्ड एट पी ड्यू टू होल कॉइल is it will be B, that will be integration dB over the coil, okay, so it will be mu naught I by 4 pi a square dl। मैं यहां एक सर्कल लगा रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और ए क्लोज्ड लूप, और ए क्लोज्ड लूप, क्योंकि ये क्लोज्ड कॉइल है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन डीएल, एंड इंटीग्रेशन डीएल ओवर द कंप्लीट लूप क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीएल क्या है, सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इंटीग्रेशन डीएल ओवर द कंप्लीट लूप क्या रिप्रेजेंट करेगा, पूरे सरकमफ्रेंस को, और पूरा सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई ए के इक्वल होगा, तो यानी इंटीग्रेशन डीएल क्या आएगा, 2 पाई ए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, तो ये आ गया आपका B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2a। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप। वेल, इस केस में अभी हमने यही मानकर चले हैं कि जो आपकी कॉइल है उसमें एक ही टर्न है, एक ही लूप है, ओके, इसमें क्या है, एक ही लूप है, लेकिन इसमें बहुत सारी होती है, अगर कि जैसे आपका स्प्रिंग होता है, जैसे आपका स्प्रिंग होता है उस तरह से अगर बहुत सारी लूप होती, मान लीजिए n टर्न्स है, इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, तो फिर जो B होगा वो आपका म्यू नॉट एन आई बाई 2a ये हो जाएगा, यानी जो करंट है वो n टाइम्स कंसीडर करेंगे हर लूप का, यानी हर एक टर्न का जो करंट है वो सेपरेटली कंसीडर होगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब बात है डायरेक्शन की। डायरेक्शन का क्या करें, तो मान लीजिए ये आपकी लूप है, ओके, और इसमें करंट इस तरह से है, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे यहां भी, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे इसमें मैंने इस तरह से कर्ल कर दिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इधर टर्न कर रहा है, मेरी फिंगर्स भी ऐसे टर्न कर रही हैं, ओके, करंट की तरह, ये करंट की डायरेक्शन है, तो मेरी राइट हैंड फिंगर्स कर्ल कर रही है अलोंग द करंट, तो थंब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इनवर्ड हो गया थंब आपसे दूसरी तरफ, ओके, तो ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉटेड को अवे फ्रॉम यू, सॉलिड को टुवार्ड्स यू, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी, ओके। और वेट ए मिनट, हम ज़्यादा यूजली मोस्टली बुक्स में क्या होता है, डाउनवर्ड को इनवर्ड यूज कर लेते हैं और अपवर्ड को जो है आउटवर्ड यूज करते हैं, तो अगर हम उस तरीके से कंसीडर करेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से, ये है, मैंने क्या किया, राइट हैंड फिंगर, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट,
करंट ऐसे कर्ल हो रहा है, मेरी फिंगर्स भी ऐसे कर्ल हो रही है, ये देखिए राइट हैंड की। तो थंब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा थंब है अवे फ्रॉम यू, आपसे दूसरी तरफ, इनवर्ड। जो व्हाइट बोर्ड है उसमें इनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। ओके, तो इनवर्ड को मैंने डाउनवर्ड रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये बोर्ड पे मैं 2 डायमेंशन में ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये ऊपर वाली डायरेक्शन को आउटवर्ड। तो क्या होगा, ये हो गई। जैसे मान लीजिए ये आपकी लूप है और इसमें इस तरह से है करंट, इस तरह से। ओके, तो ये क्या है, इस तरह से करंट है, जैसे मेरी फिंगर्स कर्ल कर रही है इस तरह से करंट है आपका। तो ये है डाउनवर्ड, थंब की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट उल्टा होता है, यानी इस तरह से होता, इस तरह से, तो मेरी फिंगर ऐसे कर्ल करती, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अपवर्ड आ जाएगा। ओके, तो अगर इस तरह से है आपका करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा डाउनवर्ड आ रहा है, और अगर आपका करंट इस तरह से रोटेट कर रहा है वायर में, लूप में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रहा है। तो यानी अगर मैं इसमें अपोजिट कर दूं, ये हो जाए डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर ये सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन राइट हैंड थंब रूल करना है। कैसे यूज करना है इसमें, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, तो इस केस में राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करना है, यहां मैं लिखूंगा कर्ल योर राइट हैंड फिंगर in the along the direction of current, then thumb will be in direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप ये रूल भी लिखेंगे साथ में, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो पार्ट ए था स्टूडेंट, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। अब पार्ट बी करेंगे हम एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, मीन्स फील्ड एट सम एक्सियल पॉइंट। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने एक पार्ट कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेकंड पार्ट बी लिख देता हूं मैं इसको, ये है फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो अब हम जो एक्सियल लाइन है कॉइल की, मीन्स कॉइल के एक्सिस पर एक पॉइंट चूज करेंगे और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही बनाऊंगा, ऑल्दो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा, क्योंकि जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हो तो सीधा डायग्राम से नहीं स्टार्टिंग करते, शुरू में आप थोड़ा कुछ टेक्स्ट लिखिए, डिस्क्रिप्शन से शुरू कीजिए। ओके, तो मान लीजिए ये एक कॉइल है मेरे पास। ओके, थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो ए है, रेडियस ए है, सेंटर ओ है, ये इसकी एक्सियल लाइन है। तो एक्सियल लाइन पर यहां मैं एक पॉइंट P चूज कर लेता हूं, जो कि पॉइंट O से D डिस्टेंस पर है।
करंट इन द कॉइल इज I। ओके, तो अब हम यहां लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऊपर, कंसिडर ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस A, consider a coil of radius A carrying current I, carrying current I। अब आपको पॉइंट P चूज करना है एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल। तो अब हम लिखेंगे चूज ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। choose a point P at a distance D from center of coil, center of coil। अब क्या करना है, अब बायोट-सैवर्ट लॉ के लिए सबसे पहले करंट एलिमेंट चूज करते हैं। मान लीजिए हम ये एक करंट एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ DL चूज कर लेते हैं। ये जो ए बी करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ क्या है, DL। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज करंट, यानी इस तरह से। ओके, तो चूज ए करंट एलिमेंट DL के इक्वल टू AB। जो AB है वो आपका करंट एलिमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो फील्ड एट P ड्यू टू AB इज, मैं इसको dB1 लिख देता हूं। तो इससे जो R है वो ये बनेगा, ये क्या होगा आपका वेक्टर R होगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू DL। ओके, हम मान लेते हैं ये जो एंगल है वो थीटा है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, यानी वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेल, ये डिस्टेंस D है, ये A है, तो R स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बिकॉज R विल बी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो R स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, तो dB1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहां पर आपकी 90 डिग्री होगी। ये जो थीटा है, मुझे इस थीटा को कुछ थीटा प्राइम या समथिंग लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैंने ऑलरेडी थीटा लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो थीटा यहां पर आता है ये कौन सा होता है, ये होता है एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर। ओके, और एंगल बिटवीन DL एंड R वेक्टर, ये DL होगा AB, ये R वेक्टर है, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा आपका। ओके, तो यानी यहां पे मैं इसको क्या लिख दूंगा, थीटा प्राइम को 90 डिग्री। ये जो एंगल है
ये तो जो एक्सिस है और वेक्टर आर है उसके बीच में है एंगल, जबकि आपका यहाँ जो एंगल आता है वो आता है डीएल और वेक्टर आर के बीच में जो एंगल होता है। तो इसलिए क्योंकि थीटा हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमने इसको थीटा प्राइम लिख दिया यहाँ पे। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री आएगा और साइन 90 आपका 1 होता है। तो डी बी वन क्या आ जाएगा आपका, म्यू नोट आई डी एल बाय 4 पाई इंटू ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये इक्वेशन 1 है। अब डी बी वन की डायरेक्शन क्या आएगी, डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर इस तरह से आ जाएगी, आर के परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये डी बी वन क्या है, आर के परपेंडिकुलर, और ये लाइन इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है डॉटेड ये इस एक्सिस ओपी के परपेंडिकुलर है, और डी बी वन ये वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा बनता है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, फिर थीटा बनेगा। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका जो ये डॉटेड लाइन है एक्सिस ओपी के परपेंडिकुलर है और डी बी वन आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये डी बी वन की डायरेक्शन आ गई। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ए बी के ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ए बी के ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक दूसरा करंट एलिमेंट सी डी चूज करेंगे, और सी डी की लेंथ भी क्या होगी, डी एल होगी, सी डी की लेंथ भी क्या होगी, डी एल होगी, और सी डी से जो पॉइंट P का ये होगा, ये वेक्टर R हो जाएगा आप इसका। ओके, तो इस केस में भी DL और R क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी उसमें भी थीटा प्राइम आपका 90 डिग्री आएगा। और क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ये थीटा बना था तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा। ओके, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम dB2 लिखेंगे। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ consider another current element CD, another current element CD diametrically opposite to CD, पहले इसकी लेंथ डिस्क्राइब कर देते हैं, ऑफ लेंथ DL diametrically opposite to AB, diametrically opposite to AB। ओके, ये चूज कर लिया। तो फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड जब मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट P due to CD is dB2, it will be mu naught upon 4 pi I dl sin, इसमें भी dl वेक्टर और r के बीच में एंगल 90 होगा, बाय r स्क्वेयर, r का अगेन मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडरूट a स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ये रेडियस a है तो ये भी क्या है, रेडियस a है। ओके, तो ये क्या होगा, r डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का अंडरूट, ये होगा, तो इसका r स्क्वेयर करना है तो a स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ओके, तो यहां क्या आएगा, a स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ओके, तो dB2 आ गया आपका म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl बाय a स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, यहाँ जो आई डी एल साइन थीटा प्राइम बाय आर स्क्वेयर आता है तो ये आर स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ओके, क्योंकि आर होगा अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, मीन्स ये क्या होगा, अंडरूट दिस ओ सी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर। ओके, तो ये आपका dB1 dB2 की वैल्यूज आ गई, और ये दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, सेम। डायरेक्शन क्या आएगी dB2 की, इस आर के परपेंडिकुलर आएगी, यानी इस तरह से ये dB2 की आएगी, और ये एंगल थीटा है तो इसमें भी ये एंगल थीटा बन जाएगा, सेम बनेंगे।
ओके, अब from 1 and 2 dB1 equal to dB2, लेट ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करेंगे हम, dB1 dB2 को रिजॉल्व करेंगे, तो इधर तो क्या आएगा, dB1 का कोस कंपोनेंट आएगा dB1 कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा dB1 साइन थीटा। इसी तरह dB2 को रिजॉल्व करोगे, इधर क्या आएगा dB2 कोस थीटा, और इधर dB2 साइन थीटा। ओके, लेकिन क्योंकि dB1 और dB2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो dB1 कोस थीटा dB2 कोस थीटा कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि dB1 dB2 के इक्वल है, तो ये जो dB1 कोस थीटा dB2 कोस थीटा कैंसिल आउट कर जाएंगे। ओके, तो हम यहां लिखेंगे रिजॉल्व वेक्टर dB1 एंड वेक्टर dB2 एज shown in डायग्राम। तो सिंस dB1 इक्वल टू dB2, तो dB1 कोस थीटा एंड dB2 कोस थीटा विल कैंसल आउट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, हर एक एलिमेंट का सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट बचेगा, इस एलिमेंट का भी साइन थीटा कंपोनेंट, इस एलिमेंट का भी साइन थीटा कंपोनेंट। तो यानी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB1 साइन थीटा या फिर dB2 साइन थीटा, और दोनों इक्वल है dB1 इक्वल टू dB2, तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वन एलिमेंट इज इक्वल टू dB1 साइन थीटा, या दूसरे एलिमेंट का लिखेंगे तो dB2 साइन थीटा, लेकिन dB2 भी किसके इक्वल है, dB1 के इक्वल है। तो यानी एक एलिमेंट का क्या है, dB1 साइन थीटा कंपोनेंट ही बचता है, दूसरा कंपोनेंट डायमेट्रिकली अपोजिट के कंपोनेंट से, कोस कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कोस वाले। ओके, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वन एलिमेंट। पूरी कॉइल की वजह से निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल कॉइल is B, that will be integration dB1 sin theta over the complete coil। ये जो सर्कल लगाया मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक क्लोज्ड लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो dB1 की वैल्यू रखेंगे हम, ये रही dB1 dB2 की वैल्यूज तो सेम ही है, म्यू नोट आई dl बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये होगा इंटीग्रेशन म्यू नोट आई dl बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा इस पर बना है तो OP क्या होगा, बेस, तो ये रेडियस क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पर। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है O और ये जो C और D के एक बीच में पॉइंट आएगा, जो भी आप उसको नाम दें, एंड P, ये जो ट्रायंगल है OP और ये वाले, तो इसमें थीटा इस पर बन रहा है OP पर, ये पॉइंट P है, तो OP क्या बनेगा, बेस, तो ये क्या बन जाएगा, ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो साइन थीटा और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये R का जो मैग्नीट्यूड विच इज √a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू रखूंगा √a बाय √a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ओके, यहां मैं लिख देता हूं,
तो साइन थीटा किसके इक्वल है आपका a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू है a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मैं लिख देता हूं यहां पे। ओके, तो dB1 की ये वैल्यू है, साइन थीटा की ये ब्रैकेट में वैल्यू है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो इसके लिए क्योंकि मुझे ये डायग्राम अभी चाहिए तो मैं इधर से अभी इरेज नहीं करूंगा, मैं डायग्राम के नीचे से इरेज करना शुरू कर देता हूं। ओके, और यहां तक इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे अब इस पार्ट की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस इक्वेशन के बाद आप आगे लिखिए, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय 4 पाई, और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की 1 पावर ये रही, 1/2 पावर ये है, तो 1 + 1/2 होता है 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, और बच गया फिर इंटीग्रेशन, सिर्फ डीएल रह गया, वो आप इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे क्योंकि करंट आई की वैल्यू कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस डी ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिए, तो अंदर बच गया इंटीग्रेशन डीएल। अब ये जो इंटीग्रेशन डीएल है ये क्या होगा, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई ए के इक्वल होगा, जैसे हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया था। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन डी एल इज 2 पाई ए। ओके, तो हमने ये वैल्यू रख दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर, ये 2 पाई 4 पाई से कैंसिल होकर नीचे 2 दे देगा, तो डिवाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कॉइल। ओके, एंड अगेन इसमें हमने सिंगल टर्न अभी तक कंसीडर किया है, मींस एक ही लूप है। जैसे स्प्रिंग में अगर बहुत सारे टर्न होते हैं तो इसमें भी अगर ऐसे ही है, तो इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वेल स्टूडेंट, अगेन डायरेक्शन ऑफ बी विल बी बाय राइट हैंड कर्ल रूल, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, इससे पहले वाले डेरिवेशन में। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। Curl your fingers along the direction of current, then thumb will be in the direction of magnetic field. Well, अब हम मान लेते हैं अगर पॉइंट P सेंटर पर होता तो क्या होगा। If point P is at center
ऑफ कॉइल। तो फिर आपका जो D है ये 0 हो जाता। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर हम D 0 रखते हैं तो B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि D 0 हो जाएगा और ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होगा, ए क्यूब, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2a क्यूब। तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई बाय 2a। और अभी अभी जो हमने इससे पहले डेरिवेशन किया था उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की वैल्यू यही आई थी, म्यू नॉट एन आई बाय 2a। तो हमारा वो रिजल्ट भी इससे वेरीफाई हो गया। ये एक स्पेशल केस था इसका। एक और स्पेशल केस करते हैं। तो अब मैं डायग्राम को इरेज कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब सेकंड स्पेशल केस है, इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम सेंटर, इफ पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम सेंटर, तो फिर क्या होगा, D विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A। डायग्राम में जो D है आपका, दैट विल बी लार्ज एज कंपेयर टू A, एंड देन A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली D स्क्वायर। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ D स्क्वायर की पावर 3/2। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2d क्यूब। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 ये n यू क्यू है, i भी यू क्यू है। मैंने पाई से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कर दिया। ओके, ए स्क्वायर, नीचे 2 था लेकिन 4 आ गया तो इसलिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और ये d क्यूब यू क्यूब है। अब जो पाई ए स्क्वायर है ये क्या होगा, एरिया ऑफ लूप के इक्वल होगा, एरिया ऑफ लूप। तो स्टूडेंट एन आई ए, एन इंटू आई होगा टोटल करंट, आई है करंट इन 1 टर्न यानी 1 लूप, एन है, एन आई क्या होगा, टोटल करंट इन एन लूप, एन टर्न ऑफ द कॉइल। ये जो क्वांटिटी है एन इंटू आई इंटू ए यानी टोटल करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M से इसको लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपने P वेक्टर से लिखा था। ओके, और एन आई वेक्टर A विल बी इक्वल टू वेक्टर M। मीन्स ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की होगी। ओके, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी वो मैं अभी बताता हूं। ओके, तो यहां पर जो M है इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ओके, तो मैं एन आई पाई ए स्क्वायर, एन आई और एरिया क्या है पाई ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, M लिख सकता हूं। तो B हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4π2 और ये टर्म क्या है M बाय डी क्यूब। एन आई ए क्या है पाई ए स्क्वायर, तो एन आई पाई ए स्क्वायर
इसको मैं m लिख सकता हूं। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय डी क्यूब। तो स्टूडेंट ये कुछ मिलता जुलता सा है एक रिजल्ट जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ा था। एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डाइपोल का, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय डी क्यूब। p क्या था? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इससे कुछ मिलता जुलता सा ही आपका उसमें भी रिजल्ट था। ऑलराइट, तो वापस आते हैं कि ये वेक्टर a की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो पहले तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर m इज सेम एज वेक्टर a। वेक्टर m की डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर a की डायरेक्शन है। अब वेक्टर a की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड कर्ल रूल से। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्योंकि जैसे ये लूप है, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होता है? जो एन कैप होता है उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वो इधर भी हो सकता है आपकी तरफ, मेरी तरफ भी। तो कैसे पता चलेगा ये वाला है या ये इधर वाला है? तो उसके लिए क्या करेंगे? राइट हैंड कर्ल रूल। जो भी डायरेक्शन है इसमें करंट की, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स कर्ल कीजिए, और जो थंब होगा फिर वो आपको एन कैप की डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इज गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। ओके, कर्ल your right hand finger fingers along direction of current in loop, then thumb will be in direction, will be along vector A, then thumb will be along vector A। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको थंब के अलोंग मिलेगी। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये था आपका टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये आपकी करंट लूप है, इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो राइट हैंड कर्ल रूल से मैंने फिंगर्स को कर्ल किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका थंब जो मेरा थंब है वो आपकी तरफ है, यानी वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। मैंने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा थंब क्या आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड को मैं इस तरह से दिखा देता हूं, तो ये आउटवर्ड है। इधर जो पॉइंट्स हैं इन पर क्या होगा? तो जैसे ये है, ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर कोई भी पॉइंट होंगे तो उस पर ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं। वो डेरिवेशन नहीं है एज सच, बट वो आपके जो न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग आर्क, मतलब ये टॉपिक आपका खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग आर्क। जैसे पूरा आपको सर्कल ना दे के, लूप ना दे के, इस तरह से इतना दे दिया आपको कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और अब इसके सेंटर पर आप निकालिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, ये आपको ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है। ओके, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर आपका ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग आर्क के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं, और उसी वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अभी आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू कीजिए, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं।